या इसको अपन बोलेंगे सेंट्रल मेटल आयन। तो ये जुड़े हुए हैं जो उनको बोलते हैं लिगेंड्स। तो इस तरह से एक स्पेयर रहता है, उसके अंदर अपन इसको शॉर्टकट में लिखते हैं लाइक दिस। प्लेटिनम है, मैं आपको इस तरह से अगर लिखाऊं, दो, ये NH3 है दो, और Cl2 भी दो। तो ये जो एक स्फीयर के अंदर लिखा है, ओके वेरी गुड। तो जो Cl, इसलिए मैं पहले से स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। तो जो ये Cl जो है, दो लगे हैं, अमाइन दो लगे हैं। तो ये पूरा जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, इसको अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं इसको? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब मजेदार बात, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, ये रिमझिम ना बड़ा गलत टाइम पे आती है। तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो लिगेंड्स लगे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? जो ये लिगेंड्स लगे हुए हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? इसको, ये चार लगे हुए हैं लिगेंड्स, तो हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अगर पूछा कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या है, तो आप बोलोगे सर 4 है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। कभी कभी घुमा के भी बोलते हैं लिगेंसी। ये वर्ड ध्यान रखो, लिगेंसी और कोऑर्डिनेशन नंबर एक ही है। तो व्हाट इज द लिगेंसी ऑफ द कंपाउंड? तो आप बोलोगे सर ये लिगेंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर 1 है, एंड दिस इज व्हाट? दिस इज 4। और एक बात, ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये फिक्स्ड रहता है। फिक्स्ड क्या रहता है? फिक्स। मतलब इसको हम नॉन आयोनाइजेबल भी बोल सकते हैं। मतलब ये बेटा कि इसको आप इतना, इसको 4 लिगेंड्स लगाने ही है तुमको, उससे कम नहीं चलेगा। तो याद रखना है आपको, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिगेंड्स लगे हैं, दे एक्चुअली सेटिस्फाई द सेकेंडरी वैलेंसी। तो आप बोलोगे सर प्राइमरी वैलेंसी भी तो होती होगी। यस, प्राइमरी वैलेंसी। तो सेकेंडरी वैलेंसी मैंने बता दिया उधर साइड। पूरा ब्रैकेट के अंदर जो भी है, दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट इज लेगेंसी, दैट इज नॉन आयनाइज, नॉन आयनाइजेबल साइलेंसी बोल सकते हो आप। एंड उसी को, एक मिनट, इसको एडमिट, कौन सा रोड फुट रही, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? नॉन आयनाइजेबल बोलेंगे। एंड इसी को अपन सेकेंडरी वैलेंसी। कितने नाम है अच्छे से सीख लो, क्योंकि मेन चीज है आपका सेकेंडरी वैलेंसी आना। सर प्राइमरी वैलेंसी क्या? ये इसका कुछ टेंशन नहीं लेना है। प्राइमरी वैलेंसी मतलब जो आज की डेट में आप ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हो, जो आज की डेट में आप ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हो, वही प्राइमरी वैलेंसी होती है। और कुछ होता है कि इसका नाम? हाँ, इसका नाम आयोनाइजेबल वैलेंसी भी होता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है? देखो, अगर मैंने सपोज FeNH3 5 Cl2 लिख दिया, Cl2 लिख दिया, तो गौर से आप देखो, आप बोलोगे सर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? कितना है? आप बोलोगे 6। सेकेंडरी वैलेंसी 6। नॉन आयनाइजेबल मतलब यार जो फिक्स है अंदर में, उसको अलग नहीं कर सकते हो आप, नॉन आयनाइजेबल है। तो अब ये जो है ना, ये ब्रैकेट के बाहर, इसी को ही तो अपन प्राइमरी वैलेंसी बोलेंगे। इसका मतलब जब इसको हम किसी चीज के साथ मिलाएंगे, ये अंदर का टच से मस नहीं होने वाला, लेकिन ये आयनाइज हो जाएगा। आयनाइज हो जाएगा तो 2 Cl- आयन दे देगा।
यही सिर्फ इसके ही आयन्स होंगे, बाकी अंदर फिर बोलोगे सर ये कैसा, ये आयनाइज होगा कि नहीं, ये ब्रैकेट के अंदर है, इनको आयनाइज नहीं करना है, मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी ही आयनाइज होगी। एकदम क्लियर बात समझ में आ गई? अच्छा, तो अब लगे हाथों, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये सेंट्रल मेटल है, ये Fe है, ये प्लेटिनम है, ये सेंट्रल मेटल है। इसमें ये लिगेंड्स हैं NH3, 5 लिगेंड्स है और एक Cl लगा हुआ है, एक Cl लगा है और 5 NH3 लगा है। तो जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसमें आपको दिख रहा है कि 5 अमाइन लगे हुए हैं और एक से Cl लगा हुआ है। तो ऐसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसको क्या बोलते हैं, भी मैंने बताया था, कोऑर्डिनेशन स्फीयर को क्या बोलते हैं अपन, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, ऐसे उसको हेट्रोलेप्टिक। सर होमोलेप्टिक भी बता दो। तो अगर मैंने ऐसा लगा दिया, देखो, तो यहाँ पे इस सेंट्रल मेटल को एक ही सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स इज अटैच्ड, एक ही टाइप का है, तो ये कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स है, इसको अपन बोलते हैं होमोलेप्टिक। तो आपको हेट्रोलेप्टिक, ये भी हेट्रो है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिगेंड्स डिफरेंट है, यहाँ पे लिगेंड सेम है, तो ये होमोलेप्टिक, और डिफरेंट अगर लिगेंड्स आ गया तो हेट्रोलेप्टिक। अब आप बोलोगे इसी को कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे अपन, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। इसी को अपन कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी बोलेंगे, एंटिटी, क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अब इसमें चार्ज और ये जो प्राइमरी वैलेंसी है, ऑक्सीडेशन नंबर, ये निकाले बगैर काम नहीं चलता है। ये थ्योरी थी, इसमें अपने को वर्नर्स की थ्योरी भी अपन थोड़ी देर में मैं पढ़ाऊंगा, बट उससे पहले मैं कैसे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। सर कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है क्या, हर कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है क्या? यस, क्योंकि आपको प्रधान आगे चल के EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये निकालना पड़ेगा, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बोध निकालता है क्या पूछा? अच्छा हाँ, यस, निकलता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द वर्नर्स थ्योरी, एवरी generally transition elements contain two types of valency. First one is primary and second one is secondary valency. थोड़ी देर में अपन उसको वर्नर्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, वर्नर्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अगर सपोज मैं कोऑर्डिनेशन पेयर में कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है ये बताऊं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक चीज पता होना, दैट इज लिगेंड्स। ठीक है, तो मैं पहले लिगेंड्स में आपको 3 तरह के लिगेंड्स लिखाता हूं, या 3 तरह के लिगेंड्स आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आपके सिलेबस में अगर नहीं भी दिया है नेगेटिव, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल लिगेंड्स, तो भी आपको पता होना कि उस कौन से टाइप में है वो, बिकॉज इसका आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो you will have to identify the negative, positive and neutral. तो जनरली मैंने कल ही बताया था आपको, न्यूट्रल में 2 अच्छे से याद रख लो, एक है NH3, एक है H2O, और इसी का ही ज्यादा आता है। मजेदार बात है, यही ज्यादा पूछते हैं, मतलब जो कोऑर्डिनेशन, जितने भी टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप देखोगे, तो न्यूट्रल में अमोनिया लिगेंड्स लगा रहेगा, एंड दूसरा अपना पानी। अब कहानी ऐसी है प्रधान कि ये लिगेंड्स दे कंटेन्स इलेक्ट्रॉन पेयर, इनके पास लोन पेयर, मैं अगर बोलूं लोन पेयर रहता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इनके पास रहते हैं, इसीलिए इनको अटैच करने के लिए, इनसे जुड़ने के लिए सेंट्रल मेटल आगे आता है, या यूं कहें
दो चीज है यहाँ पे, एक तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है और एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। यहीं पे वो थ्योरी पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि जब सेंट्रल मेटल को लिगेंड्स आ रहा है तो एक तो पॉसिबिलिटी है कि उनका बीच में हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, दैट इज द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अगर दूसरे वे से देखें तो जब ये लिगेंड्स सेंट्रल मेटल को जुड़ रहा था तब क्या उड़ रहा था, सेंट्रल मेटल का डी उड़ रहा था, दो उसमें डिवाइड हो रहा था डी। हमने बात किए थे पिछले लास्ट उसमें, दो उसमें डिवाइड हो जाता है, वैसे दो उसमें हायर एंड लोअर एनर्जी लेवल, बराबर है, लास्ट में हमने बात किए थे। तो ये दो अच्छे से याद रख लो। और अमोनिया का एक भाई है, अगर आप इसको याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, NH2OH। NH2OH प्रियंका, फिर से प्रियंका, ओके। NH2OH का नाम कोई बता सकता है? ये हमने बायोमोलिक्यूल्स में ऑलरेडी पढ़ चुका है, ये बहुत फेमस है, ये भी फेमस है। और एक कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे कोबाल्ट नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी किताब में नहीं दिख रहे तो ये बिल्कुल लिखा हुआ, ठीक है। तो इसी के जैसा जैसे NH2CH3, ये एक जगह OH लगाना है, इसको क्या नाम है, हाइड्रोक्सिलमाइन, वेरी गुड। ये हमने वहां पे ऑक्साइन बनाने के लिए यूज किया था। एंड दिस इज मिथिलामाइन, लिख सकते हो, ये सब आपको आता है, ये अमाइन। तो ये तीन जनरली आते हैं आपको, कोबाल्ट नहीं बोलना, क्योंकि कोबाल्ट में ऐसा लिख दिया आपको तो कोबाल्ट कोबाल्ट नहीं है, ये कोबाल्ट होगा और ये लिगेंड्स कार्बन मोनोऑक्साइड। निगेटिव की बात करें तो सबसे पहला अपना OH माइनस को अपन बोलते हैं, Cl माइनस बोलते हैं, यहाँ मैं X माइनस लिख देता हूँ, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब चलता है। उसके बाद एक ज्यादातर यूज होने वाला साइनाइड है, Cn। उसके बाद नाइट्रोजन के जो भी है NO2 और NO3 आप ले लो, माइनस माइनस ही चार्ज आता है उसमें, ये भी आप पकड़ सकते हो। एंड और एक आपको ऑक्सिलेटो करके आता है, मतलब O2 में भी ऑक्सीजन में दो चार्ज रहते हैं। ऑक्सिलेटो एक नया वर्ड आपको यहाँ सीखना है, ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेट, अच्छा पहले वो नहीं बोलते, ऑक्सिलेट, इसका फॉर्मूला होता है C2O4, ऑक्सिलेट आइन, मतलब इसमें चार्ज आ जाता है। दिख रहा है क्या रे तुमको वो? नहीं, ओके, आउट ऑफ द बोर्ड चला गया। तो ये O2 लिख के रखो, ये बाकी कुछ और याद नहीं रखना आपको। तो इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव, इसमें से कुछ भी आए इनकी वैल्यू इनके चार्ज के हिसाब से लेना आप। जैसे ये -1 चार्ज है, मतलब चार्ज नेगेटिव है तो इनकी वैल्यू -1, सबकी वैल्यू -1 लेना है। और पॉजिटिव वाले तुमको कुछ ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही कम आएंगे, रेयरली। नाइट्रोसो प्लस एक याद रख लो, काफी है, कुछ जरूरी नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव बहुत कम आएंगे इवन इन एंट्रेंस आल्सो। और अगर ज्यादा से ज्यादा लिखना चाहते हो, एक और अपन लिख सकते हैं, N2H5, मतलब ये इस तरह से अपन स्ट्रक्चर में नहीं जाएंगे अभी, 5 H लग रहे हैं, मतलब आप समझ लो ये, तो इसके 4 बॉन्ड बन गए ना, N2H5 प्लस आ जाएगा उसमें, तो ये भी प्लस चार्ज, ठीक है। तो इतना ही आप लोगों को मेन अपना ये न्यूट्रल एंड निगेटिव, इस पे खेल है पूरा। इसको हाइड्रोजीनियम, जैसे अपन लिखते थे ना, NH2 एक H ज्यादा है तो ये हाइड्रोजाइन है, हाइड्रोजाइन, वैसे इसको बोलते हैं हाइड्रोजीनियम, क्या बोलेंगे, हाइड्रोजीनियम बोलेंगे। और उसको नाइट्रोस नाइट्रोसो बोलते हैं अपन,
NO, तो नाइट्रोसिलियम। तो इस पे ज्यादा फोकस कुछ करना नहीं, क्योंकि एग्जाम्पल भी आपको ज्यादा इसके मिलेंगे नहीं, बट ये अच्छे से आप याद रखो न्यूट्रल कौन से है। लिख लिया सबने? डन है। तो प्रधान ये लिगेंड्स के 3 टाइप है, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल। बट क्या यही इनके टाइप होते हैं? आप बोलोगे नहीं, ये हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में मदद करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको पहले लिख लिया होगा, तो मैं मिटा देता हूँ। ये कब आते हैं अक्षय? कब आते हैं ये? तब आते हैं जैसे मैंने सपोज यहाँ पे NH3 ट्वाइस लिख दिया और Cl2 लिख दिया, और यहाँ पे 4+ लिख दिया सपोज। नाउ we need to calculate the oxidation number of this central metal। तो हम x ले लेते हैं उसको। अब मैं ये NH3 को क्या लूं? तो यार ये न्यूट्रल है तो 0 हो गया। अब ये Cl को क्या लूं? -1 लूंगा ना मैं, इज इक्वल टू ये वाला +4। अब आप इजिली कर सकते हो, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? +6। ध्यान दो, मजेदार बात, ये लिख मिटा दूं, ऊपर वाला सबने लिख दिया होगा। तो यहाँ पे एक चीज और आपको कंफ्यूजिंग होती है, कंफ्यूजन होता है कि ये जो ऑक्सीडेशन आया इसका +6 आया, ठीक। ये Fe का कितना आया बेटा? +6 आया, राइट। तो आपको याद रखना है कि जो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसके अंदर जो चार्ज रहता है, दिस इज द टोटल चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्स। चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स ये किसके बराबर होता है? ये हमेशा होता है अलजेब्रिक सम ऑफ मेटल आयन प्लस लिगेंड्स। मतलब वो जो चार्ज है ना, ठीक है, चार्ज ऑफ, ये इसका सपोज Fe का कितना चार्ज है? 6 + 6 है, तो अपने को क्या आना चाहिए? +4 आना चाहिए। इसका चार्ज क्या होता है? +6 अपन निकाले थे अभी। इसका चार्ज क्या है? 0 होता है। इसका चार्ज क्या है? -2। तो ये दोनों को आप ऐड करो तो यू गेट द टोटल चार्ज। इसको चार्ज नंबर भी बोलते हैं, चार्ज नंबर, चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स। कैसे निकालते हैं? इट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस ऑफ द सेंट्रल मेटल एंड द लिगेंड्स। टोटल सम ऑफ द चार्जेस ऑफ द मेटल, सेंट्रल मेटल और लिगेंड्स के बीच में जो सम रहेगा ऑक्सीडेशन नंबर का, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये टोटल चार्ज हो। अब कभी कभी क्या होता है बेटा, कभी कभी अब उल्टा भी सोचो ना, कि टोटल चार्ज इसका पता आपको +4 है, इसका -2 है, इसका 0 है, इसका कितना है? वही तो निकाला हमने। अब कभी कभी आपको ये नहीं दिया रहेगा, ये दे दिया रहेगा, तो आप सबको ऐड करके टोटल चार्ज वहां पे निकाल सकते कि नहीं? आराम से निकाल सकते। तो अच्छा, तो लिगेंड्स की बात करेंगे तो पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल तो होते ही है, लेकिन लिगेंड्स का एक और नेचर होता है और एक फीचर होता है कि कुछ लिगेंड्स, उसमें जो डोनर एटम है, डोनर एटम है, वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकते हैं। एटम्स डोनर कितने हैं उसके हिसाब से टाइप्स ऑफ लिगेंड्स अपन बात करेंगे। तो अगर एक डोनर है तो हम क्या बोलते हैं? मोनो डेंटेट। अगर 2 है तो क्या बोलते हैं? बाइडेंटेट। बाइडेंटेट 2। 3 है तो क्या बोल देंगे? ट्राई डेंटेट। 4 है तो टेट्रा डेंटेट। 5 है तो पेंटा डेंटेट। एंड 6 है तो हेक्सा डेंटेट। तो आपको यहां तक पढ़ना है, 6 आपको किताब में सिलेबस में आपको मिलेगा, यहां तक पढ़ना है।
तो हम यहाँ पे समझते हैं कि मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट मतलब क्या। जैसे मैंने अभी सपोज ये NH3 जोड़ा था प्लेटिनम को, तो हमने प्लेटिनम सेंट्रल मेटल किससे जोड़ा था, NH3 के N को जोड़ा था। मतलब NH3 में हाइड्रोजन डोनर है क्या, नहीं, सिर्फ एक ही डोनर है। तो मतलब ये मोनोडेंटेट हो गया यार, क्योंकि ये सिर्फ नाइट्रोजन से जुड़ रहा है। अब क्लोरीन में तो ये तो ऑलरेडी खुद एक ही अकेला है, वो एक ही मोनोडेंटेट है। तो इस तरह से मोनोडेंटेट ये हो गया। ये दोनों जो है CH3 सॉरी NH3 और Cl, दे आर मोनोडेंटेट। तो सर बाइडेंटेट क्या होता है, तो आप खुद ही नाम से समझ गए। बाइडेंटेट मतलब जिसमें दोनों ही एटम डोनेट कर सकते, जैसे NO2। अब मैंने किसी चीज को जोड़ दिया N से, तो ये नाइट्रोजन डोनर हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये इस सेंट्रल मेटल, अब सेंट्रल मेटल में हमेशा जनरली पॉजिटिव ही चार्ज रहता है, विकारी होता है वो, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है, इसलिए लिगेंड से जुड़ता है। तो ये किससे जुड़ा है, नाइट्रोजन। अब ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है ना यार, ONO, तो इस बार ये NO2 से तो जुड़ा है बट ऑक्सीजन से अटैच्ड है, तो ये क्या हो गया, दो एटम्स यहाँ डोनर है, तो मतलब बाइडेंटेट हो गया। और कोई एग्जांपल, ये S मतलब थायोसाइन साइनेट, यहाँ पे भी सेम सिचुएशन होती है। प्लेटिनम को सपोज आप, या प्लेटिनम नहीं लिख रहे हो तो मेटल लिख दो, इसको SCN, इससे जोड़ दो। अगर आपको इसको ऐसा भी आप कर सकते थे, तो आप क्लियरली देख रहे हो यहाँ पे सल्फर से जुड़ा है, यहाँ पे नाइट्रोजन से जुड़ा है, तो दिस इज ऑल्सो बाइडेंटेट, दिस इज ऑल्सो बाइडेंटेट। तो एक बहुत ही फेमस, कल भी हमने देखे थे, बाइडेंटेट में ऐसा ही लिख देते हैं बहुत बार, EN, दिस इज इथिलीन डाइअमाइन। ये बहुत काम का है, इससे अपन आगे के दो करेंगे, जरा मेरी बात ध्यान दो। तो कैसे बनाएंगे, इथिलीन डाइअमाइन मतलब दो कार्बन है अपने पास, दो नाइट्रोजन, बस इनके लोन पेयर है, इनके लोन पेयर है, इसके दो हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर दो, दिस इज इथिलीन डाइअमाइन। अब कैसे बनाओ, कोई कोई कुछ करने वाला नहीं है। तो ये बेटा आपका इथिलीन डाइअमाइन इज ऑल्सो, इथिलीन डाइअमाइन इज ऑल्सो बाइडेंटेट। आप H कहीं पे भी रख दो ना यार, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है, H कहीं रख दो। अब ये जो सेंट्रल मेटल है, चलो मेटल लेके आया, या कॉपर Cu2+ लेके आया, तो ये किससे जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा, नाइट्रोजन से। तो इसका मतलब ये जो जेंटलमैन है EN, इथिलीन डाइअमाइन, ये बाइडेंटेट है, क्योंकि दो नाइट्रोजन एटम इसको अटैच हो रहे हैं और कोई नहीं है, ये दो अटैच हो रहे हैं। फिर उसके बाद बाइडेंटेट का हमने एग्जांपल तो दे दिया, अब ट्राइडेंटेट की ट्राई करते हैं। बाइडेंटेट में और एक है ये जो यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, ऑक्सिलेट, ठीक है, वो भी अपन बात करते हैं। बाइडेंटेट में एक DMF भी होता है, बट वो अभी कुछ आपको दिया नहीं है। तो C2O4 ट्वाइस, इसको कैसे लिख सकते हैं, दो कार्बन है और चार ऑक्सीजन है, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, चार ऑक्सीजन है भाई, कैसे भी लिखो ना, मैंने बोला आपको कि कैसे भी लिख सकते हो, इसमें माइनस से आ जाएगा, इसमें माइनस, तो जब ये मेटल से जुड़ेगा तो किससे जुड़ेगा, ऑक्सीजन से। दिस इज ऑक्सिलेट, मतलब C2O4 एक्चुअली ऑक्सिलेट है ये। अच्छा और एक चीज बता दो इसमें, ये कैसे बना होगा, ये ऐसे बना होगा, एक एक हाइड्रोजन कम कर दो तो यू गेट दिस सी डबल बॉन्ड, ऐसा नहीं लिखने से ऐसा भी यही चीज है वो, इसी को हमने आज इस तरह से लिख दिया, ऑक्सिलेट आयन,
इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सिलेटाइन। अरे समझ में आया। अब अपन डाई के तो हो गए, ट्राई के ट्राई करते एक बार। ट्राई के क्या कर सकते? जैसे ये ईएन है, ठीक है, ईएन है, इथिलीन डाइमाइन है। तो ट्राई बनाने के लिए मैं इसमें इसको 2 बार लिखना चाहता हूं। तो क्या बन बन सकता है ट्राइन? मतलब इसको 2 बार लिख दिया तो ये डाइन हो जाएगा क्या? इसको 2 बार लिखेंगे तो डाइन लिख सकते हैं अपन? आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो फिर, अगर ध्यान दो, ये इथिलीन डाइमाइन ईएन है। अब मैं इसको 2 बार लिखना चाहता हूँ। 2 बार कैसे? ये इधर से भी मैं CH2 लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं CH2। CH2 को क्या क्या लगे थे याद करो? NH2 लगा था, इसको भी एक NH2 लगा था, इसको भी NH2 लगा था, इसको भी NH2 लगा था। दो NH2 थे, है ना? तो अगर मैं कुछ इनको मिलाना चाहूँ तो एक सेक्रीफाइस को करना पड़ेगा मेरे को। यहाँ पे मैं एक ऐसी रखूंगा कि 2 रखूंगा? 2 रख दूंगा ना, बराबर है। यहाँ 2 रख दूंगा, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2। जरा समझो यार, ये नाइट्रोजन डोनर होगा, ये नाइट्रोजन भी डोनर होगा, ये नाइट्रोजन भी डोनर होगा। तो क्या ये ट्राइडेंटेट बोल सकते अपन इसको? क्यों नहीं बोल सकते? दिस इज एक्चुअली ईएन था, 2 बार ले लिया तो डाइईन है ये। लिख के रखो, ये तुमको दिया नहीं है, बट एंट्रेंस वालों को एटलीस्ट इतना तो पता होना, दिस इज डाइन। अब ये अमाइन है, डायमाइन है, तो वहां पे क्या लिखोगे आप? ट्राइअमाइन। यहाँ पे इथिलीन है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? डाइथिलीन ट्राइमाइन। डाई इथिलीन ट्राइअमाइन, डाइथिलीन ट्राइमाइन, या डाइन लिख दो बस। साक्षी, तुमने ये ले लिया, अटेंडेंस ले लिया? आज 60 लोग हैं, बहुत बड़ी बात है। अटेंडेंस ले लिया तुमने? 30 मिनट हो गए आई थिंक। वेरी गुड, वेल डन। तो चलिए, तो ये समझ गया होगा आप लोग। लिख लो कृपया, इसको लिखे, साथ साथ में प्रैक्टिस करते जाओ। और अपने को कुछ अलग से और चीजें बाद में अपन पढ़ेंगे, बट एटलीस्ट इस लेसन को, एटलीस्ट इसमें 2 क्वेश्चन भी आ सकते, एक क्वेश्चन तो आएगा ही आपको, बट 2 भी आ सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एंट्रेंस की। जनरल में तो, बोर्ड में तो आएगा ही यार, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। बट आप यकीन मानो, इंटरेस्टिंग लेसन है, कहीं पे भी आपको बोर नहीं होगा, कुछ न कुछ हर टॉपिक में सीखने को मिलेगा ही। इसलिए इसकी पकड़ सही रखने के लिए आपको यहाँ पे 100% फोकस दो। क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो ये 2 CH2NH2 होते थे, 2 CH2NH2 होते थे, लेकिन इनको जोड़ना है तो एक जोड़ना है, तो एक नाइट्रोजन कम हो जाएगा, ऑब्वियसली दिमाग लगाओ। अच्छा, अब मैं टेट्रा बनाना चाहता हूँ, चलिए, तो टेट्रा बनाना चाहता हूँ ईएन को, तो ट्राइन हो जाएगा, ये तो समझ गया। लेकिन इसमें 4 बार मेरे को लिखना है। इमेजिन कर सकते हो? कैन यू इमेजिन कि हम 4 बार इसको लिख पाएंगे? आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। डाइन में 2 बार थे और ट्राइन में 3 बार। तो यहीं से थोड़ा सा एक मैं आपको आउटलुक दे देता हूँ। जैसे ये CH2 इधर है, ये एक CH2 इधर है, यहाँ पे NH2 लगे हुए हैं ऑलरेडी, यहाँ पे NH2 लगे हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक कहीं तो भी और एक CH2 का जुगाड़ करते हैं। तो मैं इसी को मिटा दूं या दूसरा बता दूं? दूसरा बना लेते, मतलब आपको 3, देखो, अगर 2 CH2NH2 लाते हो आप ऐसे बेटा, तो ये EN बन रहा है, ठीक। अब ये ऐसे ही इधर साइड भी लिख लो ना, अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, इधर साइड भी लिख दो NH2 CH2NH2, यहाँ साइड 2 बार ऐसा लिख लो। चलो, अब इनको जोड़ना है, तो जोड़ना है तो यार एटलीस्ट इसके 2 बॉन्ड ऑलरेडी है,
तो एक नाइट्रोजन इसका इसका बीच में ला लो, कॉमन दे दो, मेरी बात समझ लो, ये कॉमन दे दो, देखो ये हो गया अपना वैसा भी, ये क्या हो गया, ये हो गया अपना ट्राइन। अब टेट्रा कैसे लाएंगे, तो यही चीज मैं बोल रहा हूँ आपको, टेट्रा के लिए अपने को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर मैं इस तरह से यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये CH2 हो गया अपना, दिख रहा है आपको, 2 H यहाँ पे लगा दिए मैंने। चलिए ठीक है, यहाँ से मैं नाइट्रोजन को एक H लगाता हूँ, यहाँ से भी एक नाइट्रोजन को H लगाता हूँ, यहाँ पे मैं CH2 ये वाला पार्ट यहाँ लिखता हूँ। देखो ट्राई करते हैं, बना तो बहुत अच्छी बात है। तो अब यहाँ पे 4 डोनर कौन से आएंगे, एक ये आ गया जेंटलमैन, ये 2 आ गया। अब इसको मैं इधर साइड लिखता हूँ, इसको मैं कहाँ लिख देता हूँ, NH2, इसको भी मैं इधर साइड लिख देता हूँ NH2। तो ये एक आ गया और एक आ गया। अब फिर इन दोनों जेंटलमैन का क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर इन दोनों का ये यहाँ से कॉमन है, तो इसको H ले लो, CH2, 4 हो जाएंगे क्या ये, एक बराबर है ना, CH2 हो जाएगा ना, एम आई राइट। देखो एक बार थोड़ा सा, मतलब देखो एक बार, ये CH2 मतलब CH2 इधर, और CH2 इधर, इसको NH2 लगा, इसको NH2, अब इनका भी NH2 लगा है, इसको भी NH2 लगा है, तो वो एक H है, उसमें से आप ऐसा समझ लोगे। तो ये 2 बार लिखा, जरा देखो, ये CH2, ऐसा भी नहीं समझता तो ऐसा लिख लो यार, देखो ये CH2 कितनी बार लिखना है, ऐसा 2 बार। अब आप थोड़ा सा ये NH2 यहाँ ले लिया मैंने इसका, NH2, अब इधर में क्या बचा है, क्या बचा है, NH2 बचा है ना, इसको NH2 बचा है, इधर पे क्या बचा है, NH2। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है, कहाँ लिखे NH2, ऐसा लिख देते, ऐसा NH2, यहाँ पे भी NH2, बट अपने को 3 ये ऐसे चाहिए, तो एक H इससे हटा दो, एक H इससे हटा दो, इसको कार्बन कार्बन से जोड़ दो। अब तो समझ गया होगा, तो यहाँ पे 4 डोनर है, 4 डोनर है यार, कैसे भी बना लो, इट इज वेरी वेरी इजी, आपको इतना समझ में आ जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। क्या आ रहा है समझ में, और एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, व्हाट इज द चार्ज ऑन EDTA। अब यार ये EDTA क्या होता है, तो कल ही हमने बात किए थे, ये EDTA इसमें चार्ज पूछा था, तो कल ही मैंने बताया था आपको कि EDTA में 6 डोनर होते हैं, उसमें से ऑक्सीजन 4 होते हैं, ऑक्सीजन कितने होते हैं, 4, और नाइट्रोजन कितने होते हैं, 2। ये क्वेश्चन पूछा गया था, EDTA बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसका। अब EDTA मतलब क्या होता है, इथिलीन डाइमाइन, ये इधर का ही चाहिए, इथिलीन डाइमाइन टेट्रा एसीटेट, उसमें इथिलीन डाइमाइन बनाना है, और उसमें अपने को क्या करना है, टेट्रा एसीटेट लगा देना है। तो वो कैसे होगा, सबसे सिंपल आसान सा डायग्राम इसका बन जाता है। अभी यहाँ पे अपन CH2 लिखते हैं ना, फिर इसमें 2 NH2 रहते हैं। अब यहीं से ये जो H है, ये H है, इनको थोड़ा सा अलग कर देना, ऐसा मैं बनाऊं, या ऊपर भी बना सकते, यहाँ पे एसीटेट लगा देना, एसीटेट मतलब CH2 डबल बॉन्ड O-, यहाँ पे भी सेम CH2 डबल बॉन्ड O-, CH2 C डबल बॉन्ड O-, और यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड O-, ये माइनस एक, 1 2 कहाँ गए रे, 3 4, तो ये 4 डोनर हो गए। अगर मैंने इसको ऐसा पलट दिया रहता तो यार बड़ा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम नहीं बनाएंगे अपन, ऐसा समझ लेते अपन, ये यहाँ से ऐसा जुड़ रहा है,
और ये कहाँ से डालेंगे, ये ऐसा जुड़ रहा है, ये नाइट्रोजन से जुड़ रहा है। देखो ये 6 जुड़ने वाले हैं। ये जो नाक के फन दिख रहे हैं, दे आर एक्चुअली द साइट ऑफ अटैचमेंट फॉर अ मेटल आयन। तो ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें टोटल चार्ज -4 आता है। अब इतना याद रखेंगे इस। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से लिगेंड्स में अलग अलग डेंटेड होते हैं। अब यार यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट, हमने कल बात की थी एम्बीडेंटेड। एम्बी एम्फीबियन जैसे होता है ना, वैसे एम्बीडेंटेड। ये आप ऐसा मान लो, एम्बीडेंटेड। एम्बीडेंटेड क्या होता है, जिसमें अगर आपने दोनों साइड से उसको जोड़ दिया तो भी आप देखोगे, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल दिया था ऑलरेडी ये। तो ये जो है थायोसाइनाइड, ये एम्बीडेंटेड है। मतलब इसमें जो भी, इसमें एक CN है ना, इसमें एक सल्फर है और एक CN है। ये लो या ये लो, दो बोथ द एटम्स और एलिमेंट्स आर द डोनर। किसी को भी आप ले सकते हो, वो डोनेट करने वाला होता है। ऐसे लिगेंड्स को हम बोलते हैं एम्बीडेंटेड। NO2 भी है, इसको ऐसा भी लिख सकते हो अपन, ऑलरेडी अपन बात कर लिए थे, सिर्फ उसमें निकालना था अपने को कि ये किस तरह से होगा। तो अब ये आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन, आपको आइडिया आ गई कि क्या चीजें हो रही है, कैसे इसमें अपन चीजों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वर्नर्स की थ्योरी को। पहले उसको मेन इंपॉर्टेंट चीज उसके, क्योंकि रूल्स वो अपने को बात के रख रहा है। जब तक अपन वर्नर्स की थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तब तक फिर वो वर्नर्स थ्योरी फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं पहले एक बार इसको आसान से डायग्रामेटिक समझाऊंगा। आप समझो, हर चीज उसमें पॉइंट आ जाएंगे। थ्योरी लिखना आपको है, समझाना मेरा काम है। ईच एंड एवरी पॉइंट उसमें डिस्कस होंगे, ऑलरेडी हमने आगे उसमें से कर लिए। तो अब एक सेंट्रल मेटल होता है, उसको सपोज अपन यही एग्जांपल, आप बोलोगे क्यों ले रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दूसरा भी ले सकते हो। ये इसलिए है, ये कीमोथेरेपी वाला है, कीमोथेरेपी। ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है सिस्प्लैटिन, दिस इज सिस्प्लैटिन, प्लैटिन, दिस इज कैंसर की दवाई। ठीक है। अब हम बात करें कि अगर मैंने ये जो अंदर वाले हैं, इनको मैंने अगर एक इस तरह से स्पेयर में रख दिया, गौर करना, इस तरह का एक स्पेयर बना दिया और बाहर में एक और स्पेयर बना दिया। इररेस्पेक्टिव आप कौन सा स्पेयर कहाँ बना रहे हो, अंदर वाला जो होगा वो आपका अभी बताया था सेकेंडरी स्पेयर हो गया। तो 2 स्पेयर आपको दिख रहे हैं, बाहर वाले को आप बोलेंगे प्राइमरी स्पेयर और अंदर वाले को आप बोलोगे सेकेंडरी स्पेयर। बात समझना। अब सपोज मैंने इसको कुछ Cl लगा दिया एक्स्ट्रा। ठीक है, यहां से इसको क्या कर दिया, Cl लगा दिया, यहाँ पे भी इसको Cl लगा दिया, यहाँ पे भी इसको Cl लगा दिया। सपोज इसको अपन Fe मान के चलो, कितने 4 हो गए ना, अंदर 4 हो गए। चलिए, तो अब आपको यहाँ पे अगर देखो तो अभी तक हमने देखा था, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो ये जो ये है, इसकी जो लिगेंड्स है वो एक फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये भी बहुत बड़ी बात है कि लिगेंड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन अ सिंगल फैक्टर। ध्यान दो, इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन एंड द ligands also. It depends upon the charge present in the central metal ion. It depends on the nature of the ligands also.
लिगेंड्स कभी, अब और डिटेल में पढ़ेंगे अपन, लिगेंड्स वो स्ट्रॉन्ग फील्ड भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हो सकता है, वीक भी हो सकता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अभी इतना ही समझो कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। कोई वीक फील्ड लिगेंड्स भी होएगा तो बहुत ज्यादा फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसलिए हम एक एग्जांपल, अपन कोई भी एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो आयरन है, इसमें NH3 लगा हुआ है, बट हमने अभी तक देखा था, सपोज ये कि जो Fe है उसकी सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, मान लो अभी के लिए। तो वो वर्नर क्या बोलता है कि हर मेटल आयन की 2 वैलेंसी होती है। मैं यहाँ शॉर्टकट में लिख रहा हूं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये किसने बोला? वर्नर ने बोला। एक वार्नर है और एक वर्नर है, राइट? डेविड वार्नर एंड ये वर्नर। तो उसने बोला एवरी metal ion will have 2 types of valency. The one is primary and the 2 degree is secondary valency. वो बोला उसने कि सेकेंडरी भाई साहब फिक्स्ड है, फिक्स मतलब जैसे आयरन की सेकेंडरी वैलेंसी 6 है तो इट इज फिक्स। अब जरा देखो, ये अंदर वाला स्फीयर रिप्रेजेंट करता है वर्नर्स की थ्योरी में कि ये सेकेंडरी स्फीयर है, और बाहर वाला जो है वो प्राइमरी स्फीयर है। इसी तरह से है ये अंदर वाला स्फीयर, मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है वो अंदर के स्फीयर में। बट आप यहाँ देख पा रहे हो कि ये ब्रैकेट के बाहर में Cl3 है, ब्रैकेट के अंदर में 6 NH3 है। बट यहाँ पे तो आप तुम देख पा रहे हो कि यार ये सिर्फ कितने NH3 से जुड़ा है? 1 2 3 4। मतलब दिस आयरन इज नॉट सेटिस्फाइंग इट्स सेकेंडरी वैलेंसी। मान सकते हो ना, ये इस 6 बॉन्ड बनाता है, बट इसके सेकेंडरी स्फीयर में कितने हैं? 4 ही लिगेंड्स है। तो अब ऐसी कंडीशन में वो क्या करेगा? मतलब ये कंडीशन कैसी है, मैं यहाँ पे अगर लिखूं NH3 4 है और बाहर में 3 Cl है, तो ये हाईली अनस्टेबल हो रहा है क्योंकि इसकी 6 वैलेंसी है सेकेंडरी, वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो ये क्या करता है, धीरे धीरे वो जो बाहर वाले हैं उनकी, वो तो आयनाइजेबल है, वो कहीं पे भी जा सकता है। आयनाइजेबल मतलब मूवेबल, यू कैन टेक हेल्प। तो वो क्या बोलता है, भाई साहब इधर आ जाओ तुम। ये मैं थोड़ा अलग से दिखा रहा हूँ, देखो ये इसको भी बोलता है, इसको, ये बाहर वाला है ना, या चाय पियाला या, अरे चाय से याद आई यार, चाय ही नहीं दिया यार, बार बारी। तो इसको भी बोलता है तुम्ही पण या, नहीं नको नको, तुम्हें नको यार। क्यों इसको मना कर रहा है? मना क्यों कर रहा है? इसके 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड हो चुके थे, इसको और इसको चाय पे नहीं बुलाया। तो इसका मतलब इसने कैसा बॉन्ड बनाया? FeNH3, ये तो फिक्स थे 4 भाई, यहाँ तो 2 ही दिख रही है। अलग एग्जांपल है क्या अपना? 2 है और Cl कितने हो गए अभी? 1 2 3 4। तो ये 2 थे और Cl कितने थे? 4, और 2 Cl बाहर हो गए। एक एग्जांपल अपन अपने मन से लिए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप समझो कि ये जो मैंने एरो डबल दिखाया ना, ये क्या बता रहा है, इस पे चर्चा करना है। ये बता रहा है कि ये जेंटलमैन प्राइमरी वैलेंसी थी इसकी, बट इसकी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए प्राइमरी वैलेंसी सेक्रीफाई करता है, हमेशा सेकेंडरी वैलेंसी सेक्रीफाई करेगा। मतलब सिंपली द प्राइमरी वैलेंसी में जो बाहर के स्फीयर में रहेगा वो अंदर सेकेंडरी स्फीयर में आ सकता है, इन ऑर्डर टू कंप्लीट द सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए तो इसको अलग से दिखा देंगे, इसको क्या करेंगे, अलग से। तो आपको ये पता होना बस कि कौन सा एलिमेंट क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है और क्या क्या उसकी सेकेंडरी वैलेंसी रहती है।
तो ये दो बातें तुमको पता होना। अब ये कैसे पता होगी, इसका एक ट्रिक मैं बताता हूं। तो इसमें जैसा कि मैंने बोला सेकेंडरी सब बता दिया मैंने, वर्नर की थ्योरी भी उसमें आ गई। सेकेंडरी वैलेंसी जो अंदर वाला स्फीयर है ये हमेशा फिक्स रहेगा, इसको आप अलग नहीं कर सकते हो। बाहर वाला इट इज नॉट फिक्स, इसको आप क्या कर सकते हो, आयनाइज कर सकते हो, बट इसको आयनाइज नहीं कर सकते हो, इसलिए इसको आयनाइजेबल स्फीयर भी बोलते हैं, इसको नॉन आयनाइजेबल स्फीयर भी बोलेंगे। इसको आप दूसरा क्या नाम दे सकते हो, इसी को ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी बोलते हैं। यस, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, क्योंकि ये वाला अंदर ही रहता है ना। ये आप समझो, आप अभी जो जो ध्यान दे रहे हैं उनको पूरी बात समझ में आ चुकी है कि ये अंदर वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, और ये वाला कौन सा है, आयनाइजेबल स्फीयर बोल सकते हो, प्राइमरी स्फीयर बोल सकते हो। और इसी को प्राइमरी को आजकल अपन ऑक्सीडेशन नंबर भी बोलते हैं। मतलब किसी चीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है वो जानना है तो आप प्राइमरी स्फीयर में घूमो। किसी का फिक्स सेकेंडरी वैलेंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर या लिगेंसी ढूंढना है तो आप सेकंड स्फीयर में, अंदर वाले इनर स्फीयर में घूमो, तो इससे आपको पता चल जाएगा सेकेंडरी उसकी वैलेंसी क्या है और प्राइमरी वैलेंसी क्या है। जैसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट की भी 6 वैलेंसी रहती है, ठीक है। तो अगर ये सब डायग्रामेटिक नहीं समझता है तो एक सीधा सीधा मैथमेटिकल उपाय है कि अपन इसको कैसे लिख सकते हैं। तो आप बोलोगे जैसे कोबाल्ट है, इसमें क्या लेंगे अपन, कुछ भी 6 ले सकते हैं अपन, नेवरदलेस मैं अमोनिया ही ले रहा हूँ। एंड 3Cl, इसकी प्राइमरी वैलेंसी 3 है, इसे कोबाल्ट है, मैं आपको लिखा दूंगा। और इसकी 3 प्राइमरी वैलेंसी है और 6 सेकेंडरी वैलेंसी। समझो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि कुछ चीजें अभी कंसिडर करना ही पड़ेगा आपको। अब देखो, इसका मतलब है मैं इसको आयनाइज करूं तो मेरे को क्या मिलेगा, CONH3 6 एंड 3Cl माइनस। कोई बता सकता है कि यहाँ पे क्या चार्ज है, कोई बता सकता है क्या चार्ज है, वो बताने का तो कोई, देखो अभी बहुत सारे लोग गायब हो गए, क्या चार्ज आ सकता है यहाँ पे। तो आप बोलोगे सर यस, एक्सीलेंट साथी, कोई भी मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उसमें इस तरह से अरेंज रहता है कि जैसे, थोड़ा सा दिमाग लगा, सर आपके वीडियो ऑफ था, सर आपका वीडियो ऑफ था, व्हाट, मतलब मेरा वीडियो ऑफ था, हाउ इट इज। अब देखो क्या क्या चार्ज आएगा, इसके लिए दिमाग लगाओ। ऑक्सीडेशन नंबर निकालो ना रे मेरे भाई, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, +0 -3, ये साक्षी ने एकदम, इधर कुछ भी चार्ज नहीं है, 0, ये -3 है ना, ये बाहर है अंदर है, आपको लिखना ही चाहिए। तो इसका मतलब इसमें क्या चार्ज होगा, +3। अब मैंने, आप समझ रहे हो इसमें क्या चार्ज है, +3। अरे समझ में इसका क्या चार्ज है, CO+3, इसमें +3 चार्ज है, इसमें 0 चार्ज है, इसमें -3 है, तो टोटल इसमें +3 है इसमें -3 है, टोटल करेंगे तो 0 ही होगा। तो मैंने जब इसको अलग कर दिया, क्योंकि वो आयनाइजेबल स्फीयर में है ना, तो मैंने इसको अलग कर दिया। तो ये इसको कैसा लिख सकते हैं आप, मेरी बात समझ रहे हो, इसको कैसा लिख सकते हैं आप, एक तो ऐसा लिख सकते हैं +3Cl-, तो इसमें चार्ज क्या आएगा, तो वही ट्रिक अपनाने का, इसमें +3 चार्ज आएगा, इसमें क्या चार्ज आएगा, +3। तो इसका मतलब ये, अगर मैं इसमें सिल्वर, JEE का क्वेश्चन है, इसमें मैंने सिल्वर मिला दिया तो क्या होगा, तो यहाँ AgCl की PPT बनेगी। अब यहाँ पे 3Cl है तो 3AgCl, इसकी 3AgCl बनेगा, PPT बनता है। अगर 2 रहते तो 2AgCl, अगर 1 Cl है तो मतलब AgCl है ना।
AgCl। तो जितने बाहर रहेंगे, आप समझ रहे हो ना, जितने बाहर रहेंगे आयंस वही आयनाइज होंगे, तो अगला वाला उसी को अटैक करेगा ना, प्रेसिपिटेट। हाँ यस, पीपीटी मतलब आई मीन प्रेसिपिटेशन, पीपीटी बोलता हूँ शॉर्टकट में, सभी तो बोलते हैं मेरे ख्याल से। ओके, तो ये इससे क्या समझा कि अपने को ये आयनाइजेबल वैलेंसी रहती है, ये इसकी प्राइमरी वैलेंसी और अंदर की वैलेंसी वो फिक्स रहती है। तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूं कि मेरे पास अमोनिया कम है, अमोनिया कम है सब, या फिर मैंने ऐसा लिख दिया 5, मेरे पास 5 अमोनिया है, तो ये अपनी सेकेंडरी वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए प्राइमरी वैलेंसी का इस्तेमाल करेगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल करेगा, तो यहाँ पे तो 2 ही रह गए। अब भी आप देखो, देयर इज नो चेंज, x प्लस 0 माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस 3, कोई चेंज नहीं। अच्छा, अब आप इसको सिल्वर के साथ अगर सिल्वर मिला दो तो क्या बनेगा, या इसका आयनाइजेशन करो तो क्या होगा। आप बोलोगे सर ये तो कुछ भी हिलने वाला नहीं है, क्योंकि हमको बार बार एक ही चीज समझा दिया है कि इसमें ये अंदर वाला जो भी है वो आयनाइज नहीं होगा। अब आप बोलो इसमें कितना चार्ज आएगा, माइनस, इसमें कितना है, -2 चार्ज है, इसमें क्या आ जाएगा, प्रधान बोल रहा है +3 चार्ज। देखो इसका +3 है प्रधान, यू आर करेक्ट, इसका +3 है, इसका कितना है -1, तो टोटल चार्ज आ गया है इसमें +2 चार्ज आएगा ना। आप अभी तो मैंने बताया था कि तुम कैलकुलेट कर रहे हो इसका, तो इसका चार्ज तुमको पता हो ना, वो कहाँ से निकालोगे, वो ओरिजिनल से पहले से ही निकाल के रख दो, उसको पहले से ही निकाल के रख दो। तो ये +3 था, तो जब मैंने इसको अलग किया तो ये +3 हुआ, ये 0 हुआ, ये -1, टोटल चार्ज। और वैसे भी अपन बोलते हैं कि वो दोनों आंसर दिया उनका एवरेज तो आप, ओके, तो ये एक्चुअली ये स्टार्टिंग में होता है, ऐसा मिस्टेक होता है, लेकिन अपन जितना प्रैक्टिस करेंगे एकदम परफेक्ट होते जाएगा। तो आप समझ चुके हैं, अगर यहाँ पे मैं NH3 को, जनरल वाले कुछ आंसर नहीं दे रहे हैं, आप लोग पीछे ना रहे, तो अगर NH3 को कम करते गया तो यहाँ से Cl उसकी वैल्यू, Cl इधर से इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे, ये 4, सॉरी ये 5 और ये 6, ये 4 और 2, ठीक है। अब इसको अलग कर दिया तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो, देखो जल्दी बोलो, जब इसका क्या होगा, ये 4 है और ये Cl2, इसमें चार्ज निकाल के रखो, ये -1 है, तो प्रधान यहाँ 3 और ये 2, इसमें क्या आ जाएगा, +1, हाँ ये +1 आएगा। तो अगर आखिरी में मैं लास्ट में ये बोलूं कि अगर ये NH3 3 रहता तो तब Cl3 नीचे पूरा यहाँ से पूरा अंदर आ जाता, तो देयर इज नो आयोनाइजेशन,